छुट्टियों में फूफो के घर गई तो फूफो हर रात मेरी नाक में तेल लगाती और मुझे नींद आ जाती। एक रात मैंने तेल ना लगवाया तो मेरे होश उड़ गए। फूफो का बेटा तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में फूफो के घर जाती तो फूफो हर रात मेरी नाक में तेल लगाती, कहती कि इससे तुम्हारे सर के बाल लंबे होंगे। तेल लगाती ही मुझे नींद आ जाती और जब आधी रात को आंख खुलती तो फूफो का बेटा मेरे पाँव वाली साइड पर बैठा रो रो कर कह रहा होता कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये गुनाह अम्मी के कहने पे किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक रात मैंने वो तेल ना लगाया। कुछ देर गुजरी थी कि मेरा नाम सोनिया है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरी अम्मा मेरी पैदाइश के बाद वफात पा चुकी थी। मैं अकेली थी घर में, अब्बा के सिवा मेरा कोई ना था और अब्बा के बाद अगर कोई मेरा अपना था तो वो मेरी फूफो थी, जो मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती थी। अपने बच्चों से बढ़कर वो मुझे चाहती थी। अक्सर मैं फूफो को छेड़ती थी कि वो मुझसे ज्यादा प्यार जरूर किसी लालच में करती है, जिस पर फूफो नाराज हो जाती और कहती कि मेरे खुलूस को तुम क्या समझ बैठी हो। तो मैं फौरन उनसे माजरत कर लेती थी, क्योंकि फूफो भी जानती थी कि मैं उनको तंग करती हूँ तो वो ज्यादा खफा ना होती थी। मैं बड़े प्यार से उनको मनाती थी। मेरे अब्बा काफी अमीर थे, उनकी फैक्ट्री थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुलाजिम भी रखे हुए थे। मैं अक्सर छुट्टियों में फूफो के घर जाती थी छुट्टियां गुजारने। अब की बार भी मैंने अब्बा से जिद बांधी हुई थी कि मैं इस बार भी छुट्टियां गुजारने फूफो के घर जाऊंगी, मगर अब्बा नहीं मान रहे थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी अब्बा को मनाने की, मगर वो थे कि मान ही नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे। पहले तो वो मेरी थोड़ी सी जिद पर मान जाते थे, अब तो वो फूफो का नाम लेते हुए भी मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर देते थे। मैंने ज्यादा जिद की तो कहने लगे कि बस खामोश रहो, मैंने कहा है ना कि तुम इस दफा कहीं भी नहीं चाहोगी तो नहीं चाहोगी। अब मैं तुम्हारे मुंह से फूफो का नाम ना सुनूं, ये ना हो कि अब की बार मुझे तुम्हें समझाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़े। अब्बा मेरी जिद पर अचानक ही भड़क उठे थे। मैं हैरानगी से अब्बा की सूरत देख रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो अब्बा इस कदर गुस्से में आ गए थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने फूफो के घर जाने की बात ना की हो, बल्कि कोई गुनाह सरजद कर बैठी हूँ। मुझे उनकी इस बर्ताव की वजह समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने वजह जानने के लिए अब्बा से पूछा, तो अब्बा इसमें जिद की क्या बात है, मुझे जाना है, हर बार तो जाती हूँ ना, अब की बार ऐसा क्या है जो आप वहाँ का नाम लेने पर नाराजगी दिखा रहे हैं। मैं भी अब्बा के इनकार पर उनके सामने डट कर खड़ी हो गई थी। मैं इकलौती थी, इसलिए अब्बा मुझे कुछ भी नहीं कहते थे और मैं भी इसका भरपूर फायदा उठाती थी। अब भी मैं ऐसा ही कर रही थी। असल में हमारे पास हर किस्म की आसाइश थी, लेकिन मुझे फूफो के उस छोटे से घर में मजा आता था, वहाँ मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता था। अब्बा कहने लगे, तुम बात नहीं समझ रही हो, पहले की बात और थी और अब की बात और है। अब्बा ने मुझे जिद पर अटके देखा तो गुस्से के बजाय नरमी से समझाना चाहा। अच्छा मुझे भी तो बताएं, पहले में और अब में क्या फर्क है। मैं दोनों बाजू सीने पर बांध कर उनके सामने खड़ी थी, जिस पर अब्बा ने मुझे मजीद गुस्से से देखा था। बेटा पहले तुम छोटी थी और तुम्हारी फूफो के बच्चे भी छोटे थे, मगर अब सब बड़े हो गए हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं मैं उनसे खौफजदा रहता हूँ। मुझे अपने साय पर भी भरोसा नहीं है। जब मैं जाऊंगा तब तुम मेरे साथ चली जाना, लेकिन अब यूं अकेले नहीं जा सकती तुम। और वैसे भी वो लोग इतने भी अच्छे हालात से नहीं गुजरे कि तुम्हारी आओ भगत कर सके। दौलत हमारे पास है, उनके पास नहीं है, इसलिए दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अब तुम बच्ची नहीं हो, समझदार हो। लोगों पर इतना अंधा इत्मीनान करना अच्छी बात नहीं है। बेशक वो तुम्हारी फूफो है, तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन मर्दों की फितरत से तुम अभी वाकिफ नहीं हो। अच्छा नहीं लगता यूं किसी के घर जाकर रहना। अब्बा ने मुझे एक बार फिर से प्यार से समझाया था, मगर मैं डट कर उनके सामने खड़ी रही थी। तो क्या बड़े होने से रिश्ते बदल जाते हैं? अब्बा रिश्ते तो वही रहते हैं ना। अब आप इतना मनफी ना सोचें। फूफो बहुत ही मुखलिस है और मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। बेशक आपकी सुतेली बहन है और मुझे भी उनसे मोहब्बत है। अब्बा दे दी इजाजत प्लीज, मैंने कोई गलत फरमाइश तो नहीं किया है जो आप इस तरह मुझ पर रोक टोक कर रहे हैं। मैंने उनके पास बैठकर अपने बाजू लाड से अब्बा के गले में डालते हुए कहा, तो अब्बा ने जैसे मेरी बात के सामने हथियार डाल दिए थे और मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। मैं उनकी इजाजत लेने पर खुशी से उछलती कूदती अपने कमरे में आकर जाने की तैयारियां करने लगी। इस दौरान मेरे अब्बा कमरे में आकर फिक्रमंद से मेरे पास बैठे मुझे देख रहे थे, मगर मैं अब्बा की फिक्र ना समझते हुए अपनी खुशी में मगन अपनी चीजें बैग में रखती रही। फिर कुछ देर बाद अब्बा ने अपने मुलाजिम से कहा तो वो मुझे फूफो के घर ले गया। वहां जाने की खुशी ने मुझे निखार दिया था। मैं हंसती मुस्कुराती फूफो के घर की तरफ रवाना हो गई। जब फूफो के घर पहुंची तो मेरी फूफो बेचैनी से मेरा इंतजार करे दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मुझे अपनी फूफो की ये आदत बहुत ही अच्छी लगती थी। वो मेरा इंतजार बहुत ही बेसब्री से करती थी। जब मैं गाड़ी से उतरकर उनके घर की तरफ बढ़ी तो मेरी फूफो ने मुझे बड़े प्यार से अपने गले लगाया और मेरा माथा चूमते हुए मुझे अपने साथ अंदर ले गई। सभी मुझसे बड़ी ही गर्मजोशी से मिले थे। मैं उनका इस कदर प्यार देकर खुश हो गई थी। मुझे इसलिए तो यहाँ आना इतना पसंद था। कितने पुरखलूस
मसरूफ थे वो सब, और अब्बा न जाने क्या क्या सोचते फिरते हैं। मैं बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। मेरे बैठते ही मेरे फूफा ने मेरे सर पर शफकत से हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो मैं भी जवाब में मुस्कुरा दी। मेरी फूफो के 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा था। बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटा भी कवारा था। फूफो ने खाना मेरी पसंद का ही बनाया था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी मेज पर अपनी पसंद का खाना देकर। खाना खाने के बाद मैं फूफो के साथ अपने मखसूस कमरे में आई और अपने कपड़े निकाल कर बदलने लगी। जब फूफो कमरे में आई थी, मुझे बेड पर खामोश बैठा देखकर फूफो ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ है, कोई बात है? मैंने कहा, नहीं फूफो, बस ऐसी ही थक गई हूँ। मैंने फूफो को देखकर मुस्कुरा कर जवाब दिया तो वो मेरे पास से बैठ गई और फिक्र से बोली थी, सफर भी इतना ज्यादा था ना, इसलिए थक गई होगी। चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तुम्हारे नाक में तेल लगा देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। फूफो मुझे नरमी और प्यार से कहकर उठकर चली गई थी। फूफो के जाने के बाद मैं आराम से लेट गई थी और अपनी कमर सीधी करने लगी। मैं सोच रही थी, अगर अब्बा इस वक्त फूफो की यूं मेरे लिए मोहब्बत देखते तो मेरी किस्मत पर रश्क करते और खुश होते, उनके अजीब किस्म के वहम खत्म हो जाते। मैं इन्हीं सोचों में ही गुम थी जब कुछ देर बाद फूफो हाथ में चाय का कप लेकर कमरे में दाखिल हुई। तब मैं हल्की सी नींद में जा चुकी थी। फूफो की आवाज पर मैं सीधी होकर बैठ गई और उनको देखकर मुस्कुरा दी। तुम्हारे अब्बा नाराज तो नहीं हुए यहाँ आने को लेकर? फूफो ने मुझे चाय पीते देखकर आस्की से पूछा था, तो मैं उन्हें देखकर शर्मिंदगी से सर झुका गई। अब आखिर में उनको क्या बताती कि अब्बा मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे, और आज मैं जिस तरह यहाँ आई हूँ ये मैं ही जानती हूँ, पर फूफो को मैं ये सब ना बता सकी, इसलिए इनके सामने मैं सर झुका गई थी और जल्दी से बात बदल दी। मैंने कहा, फूफो अब्बा ने क्या कहना था, उनकी इजाजत के साथ ही यहाँ आई हूँ, वरना आपको क्या लगता है कि अगर अब्बा इजाजत ना देते तो मैं यहाँ आती? वैसे फूफो आप भी अजीब किस्म की बातें कर रही हैं। अब्बा मुझे कभी यहाँ आने के लिए नहीं रोक सकते, आप हैं ही इतनी अच्छी। मैंने बात का रुख तो मोड़ लिया था, लेकिन दिल में ख्याल आया था कि अब्बा का मुझे यहाँ ना आने देना और फूफो का आज पहली बार ये सवाल पूछना, क्या कोई ऐसी बात थी जो अब्बा और फूफो के दरमियान हुई जिसका मुझे इल्म नहीं था? मैंने चाय खत्म की और कप सामने मेज पर रखकर सर झुकाकर शर्मिंदगी से झूठ बोला था। अब उनको क्या बताती कि अब्बा कितना भड़क रहे थे मेरे यहाँ आने पर। मेरे झूठ पर मेरी फूफो का चेहरा खुशी से दमक उठा था। मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मुझे क्यों रोक रहे थे, मगर मैं ये बात फूफो को बताकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। लेकिन मैं अब बच्ची तो नहीं रही थी, अब समझदार थी। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन वो क्या था मैं समझने से कासिर थी। मुझे यहाँ आए हुए तीसरा दिन था जब मेरी फूफो मेरे कमरे में आई और उनके हाथ में तेल था। वो तेल लिए मेरे पास आई और कहा, आओ बेटा तुम्हारे नाक में तेल लगा दो। मैंने हैरत से फूफो को देखा और कहा, अभी कल ही तो लगाया था। मुझे तो लगा मेरी थकन दूर करने के लिए फूफो ने लगाया है, लेकिन आज तो थकन नहीं थी। फिर ये सब क्यों? मैंने दिल में सोचा था और पूछा, ये किस लिए? फूफो मेरे सवाल पर फूफो धीमी से मुस्कुरा दी और बोली, बेटा इस तेल से तुम्हारे बाल लंबे होंगे और नींद भी अच्छी आएगी। मैं खामोशी से फूफो के सामने लेट गई और फूफो ने तेल लगा दिया। उसके बाद मैं जल्द ही नींद की वादियों में जा चुकी थी। अब ऐसा रोज रोज होने लगा था। तेल लगाते ही मैं गहरी नींद में डूब जाती और मुझे कोई होश न रहता। ये सिलसिला काफी रातों तक चलता रहा था। फूफो रोज रात को मेरी नाक में तेल लगाती, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात में जब मेरी आंख खुलती तो मेरे पांव वाली साइड पर फूफो का बेटा बैठा होता। मैं एक रोज तो उसे देखकर हैरान ही हो गई थी, लेकिन मेरे पहले तो इस बात को ज्यादा अहमियत ना दी थी, मगर जब हर रोज रात को ऐसा होने लगा तो मैं परेशान हो गई थी। मेरे दिल में खौफ सा बैठ गया था। मुझे अब अपनी इज्जत की फिक्र पड़ गई थी। उस रात में जब होश में आई तो फूफो का बेटा बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब अम्मी के कहने पर किया है, मैं ये सब करना नहीं चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर इसकी इस बात का मतलब क्या है। ये बात मेरे दिमाग में जैसे चिपक सी गई थी। सुबह जब मैं उठी मेरा सर शदीद दर्द कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। सोच कर जब थक गई तो अपना सर पकड़ लिया। मुझे अब्बा की कही हुई बातों की समझ आने लगी थी। पता नहीं ये सब वहम था, ये मेरे दिमाग का फतूर, लेकिन अब इस राज का पर्दा तो उठाना ही था। और इस राज को जानने की शुरुआत मैंने अपनी फूफो से ही की थी, क्योंकि उनके बेटे के मुंह से वो अल्फाज सुनकर मैंने ये सब अम्मी के कहने पर किया है। मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई थी, या जो मुझे नजर आ रहा था वो सब धोखा था, या यही हकीकत थी जिसे मैं मानने को तैयार ना थी। क्या वाकई इतनी मोहब्बत करने वाली फूफो के बारे में कुछ गलत सोच सकती थी? नहीं, जरूर कोई और वजह है। मैं उलझन का शिकार हो चुकी थी। क्या हुआ? मेरा बच्चा इतना उदास क्यों बैठा है? सब ठीक तो है ना? अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बता दो, बताने से दिल हल्का होता है। मैं छत पर खामोशी से बैठी अपने साथ होने वाले वाक्य को सोच रही थी जब मेरी फूफो छत पर आई और मेरे पास बैठकर बड़े प्यार से लाड से मेरे सर पर हाथ रखा। शायद उन्होंने मेरी चुप्पी से बहुत ही कुछ अखज कर लिया था। मैं सोच रही थी कि उनको मेरी इतनी फिक्र है, वो मुझसे कितना प्यार करती हैं, भला वो मेरे साथ कुछ गलत कैसे कर सकती
हैं। मैंने अपनी सोचों को रद्द किया और फूफो को देखा और कहा बस वैसे ही आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि कुछ देर छत पर जाकर मौसम से लुत्फ अंदोज हुआ जाए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने फूफो का हाथ पकड़ा और आहिस्ती से दबाते हुए वजाहत दी। जैसे ही उनका रुका हुआ सांस बहाल हो गया था, मैंने महसूस किया था कि उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैंने खामोशी से उनके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखकर सर झटक दिया। थोड़ी देर बाद फूफो उठकर नीचे चली गई और तो मेरी सोचों का रुख उस तरफ मुड़ गया था। मैं ना चाहने के बावजूद भी फूफो का वो नाफ में तेल लगाना, उसके बाद मेरा नींद में चले जाना और रोज फूफो के बेटे का कमरे में वही जुमला कहना सोच सोच कर पागल होने को थी। एक दिल किया कि घर वापस चली जाऊं। अब्बा ने भी फोन किया था लेकिन अब मैं हकीकत जाना चाहती थी, इसलिए जाने का इरादा तर्क कर दिया और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं और कैसे पता करूं कि फूफो के चले जाने के बाद उनका बेटा कमरे में आकर मेरे साथ क्या करता था, रात की इस वक्त और इसकी इस बात का क्या मकसद था। अगर फूफो से कुछ कहती तो बदनामी मेरी होती, इसलिए खौफ से उनको कुछ ना कहती। मेरी सोचें बार बार रात वाले वाकये पर जा रही थी और मैं अपनी जगह से उठी और आहिस्तगी से नीचे चली गई। जब मैं छत से उतरकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो सामने से फूफो का बेटा आता हुआ नजर आया था। उसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो उसकी नजर झुक गई थी, तो वो मेरे पास से गुजर गया, मगर उसने मेरी तरफ देखा तक ना था। उसकी इस हरकत पर मैं और उलझ गई थी। रात को मेरे कमरे में आने वाला वो शख्स सारा दिन सामने ना आता और अगर आ जाता तो नजर झुका लेता जैसे कोई गुनाह कर बैठा हो। आखिर ये सब क्या माजरा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतना सोचने के बाद भी मुझे एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं हौसला करती अपने कमरे में आई। मैंने वही बैठे बैठे एक मंसूबा तैयार किया था। अमल करने के लिए रात का इंतजार करने लगी। शाम हुई तो मैंने हाथ धोकर ताजा दम हुई और कमरे से बाहर आई और घर के सब अफराद बाहर बैठे खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे आता देखकर मेरे फूफो ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हो बेटी। मैं चलती हुई फूफो के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। आज मैंने हमेशा की तरह मेज पर खाना लगाने में फूफो की मदद नहीं की थी, बल्कि खामोशी से बैठ गई थी। मुझे अब लगने लगा था कि फूफो का बेटा मेरी इज्जत का लुटेरा है। मुझे उस शख्स को देखते ही गुस्सा आ रहा था, मगर मैं खुद चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए बैठी रही। मैं एक बात समझ गई थी कि अब समझदारी का मुजाहरा करके मुझे सच तक पहुंचना था, इसलिए मुझे इन सब के साथ अच्छा ही बनकर रहना था। मेरा खाना खाने का थोड़ा सा भी दिल नहीं था, मगर सबको दिखाने के लिए बुरे दिल से खाना खाने लगी थी। तो फूफो ने कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मतलब कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। मैंने अभी पहला नवाला ही मुंह में रखा था जब फूफो ने मेरे पास बैठते हुए बड़ी राजदारी अंदाज में पूछा था। मैं जब अपने दिहान में खाना खा रही थी, फूफो की बात पर नासमझी से उनको देखने लगी थी। मुझे उनकी बात का मतलब ही समझ नहीं आया था, इसलिए फूफो से पूछ लिया, क्या मतलब फूफो, मेरी तबीयत को क्या होना था भला। मेरी आवाज इतनी ऊंची थी कि पास बैठे फूफो और उनके बेटे ने सुन लिया। इतनी जोर से बोलने पर फूफो सटपटा गई थी और घबरा कर अपने बेटे और शोहर की तरफ देखा, मगर वो खाना खाने में मगन थे, जिस पर फूफो ने शुक्र का सांस लिया था। नहीं बेटा, मेरा मतलब ये था कि कल से तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए कमजोर से चक्कर तो नहीं आ रहे थे। फूफो के लहजे में मुझे मामला गड़बड़ सा लगा था। नहीं फूफो, मैं बस ठीक हूँ, सुबह सर दर्द हुआ था, वो भी अब ठीक है। और मैं खाना छोड़कर अपने कमरे में चली आई। मैं अब फूफो का इंतजार करने लगी थी। कुछ देर ही हुई थी कि फूफो दरवाजा खोलकर अंदर कमरे में दाखिल हुई और मेरे पास आकर रुकी थी। फूफो ने मेरी नाक में तेल लगाया और खामोशी से मेरे कमरे से निकल गई। उनके जाते ही मैंने जल्दी से अपनी नाक पर लगा तेल साफ किया, मगर साफ करते करते मुझ पर गनूदगी तारी हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था, मगर संभलते हुए भी मैं बेड पर गिर गई और दोबारा मुझे जब होश आया वही मंजर आंखों के सामने था जितनी रातों से नजर आ रहा था। मैंने अपने मंसूबे के फेल होने पर जी भरकर खुद को कोसा था। मुझे फूफो के जाने का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था, तभी चुपके से साफ कर देती तो ये नौबत ना आती और मैं सारा सच जान जाती, मगर अब क्या हो सकता था। मैंने फूफो के बेटे से कुछ पूछना ही चाहा, लेकिन वो कुछ ना बोला, बस अपनी ही फिक्रे दोहराता रहा और चला गया। मैं खामोशी से लेट गई और अब मैंने एक और तरीका सोचा था। सच जाने के बाद मैंने सारा दिन बेचैनी में गुजारा था और मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था। अब की बार मैंने ऐसा मंसूबा तैयार किया था जिसके फेल होने का कोई चांस ही नहीं था। खाना खाने के बाद मैं हमेशा की तरह उठी और कमरे में आ गई। रात काफी हो गई थी। फूफो जैसे ही तेल लेकर आई, मैं कमरे में आई। पीछे से फूफा की आवाज पर मैंने उनके हाथ से तेल की शीशी लेते हुए खुश दिली से कहा कि फूफो मैं लगा लेती हूँ, आप फूफा को चाय दे दें वरना वो गुस्सा करेंगे। मेरी बात सुनकर फूफो ने बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे वो वाली शीशी पकड़ा दी थी और कहा, अभी लगा लेना, ठीक है। बाल देखो पहले से भी काफी अच्छे हो गए हैं। वैसे भी भाई साहब अब तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं, मगर जाने से पहले काम हो जाए तो अच्छा है। वो अजीब अंदाज से बातें करती हुई जा चुकी थी। मैंने मौका देखते ही तेल वाली शीशी से तेल निकालकर उसे दूसरे तेल में बदल दिया और
भागकर बेड पर लेट गई। कुछ ही पल गुजरे थे कि फूफो फिर से मेरे कमरे में आई और मुझे सोता पाकर बड़ी एहतियात से मेरी कमीज उठाकर देखा था कि मैंने तेल लगाया है या नहीं। मेरी नाक पर तेल लगा देखकर धीरे धीरे से कमरे से बाहर चली गई थी। जब आधी रात गुजरी तब मेरी आंखों ने जो देखा था मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था और मेरी सांस रुक कर रह गई थी। ये सब देखकर और सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मैं सुन चुकी थी वो सच था। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या लोगों के इतने चेहरे होते हैं? मैं दंग सी रह गई थी। मुझे आज समझ आई थी कि मेरे अब्बा मुझे यहाँ आने से क्यों रोकते हैं। मेरे जहन में अब्बा की सारी बातें गूंज रही थी। उनके चेहरे की फिक्र और परेशानी मुझे अब समझ आई थी। नदामत से सर ना उठा पा रही थी। मैं उनको कितने इम्तिहान में डाल आई थी। यहाँ आकर फूफो अपने बेटे को कमरे में लेकर आई थी। देखो यासिर, तुम रोज यहाँ इसके साथ होते हो तो अब तक ये हमला क्यों नहीं हुई? मुझ में अब सब्र नहीं रहा था। चल तुम अपना काम करो मुकम्मल ताकि इसकी शादी तुमसे करवा कर मैं वो दौलत हासिल कर सकूं जिस पर इसका बाप और ये अकेली कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। इसकी माँ के मरने के बाद इसके बाप को चाहिए था कि इसके हिस्से की जायदाद मुझे दे देते, लेकिन नहीं, कंजूस कहीं का। अब ही सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी ही करनी थी। वो मकरू मुस्कुराहट से जाकर ये बोलते हुए कमरा बाहर से बंद करके जा चुकी थी। मैं झटके से उठ बैठी थी। मुझे यूं उठते देखकर यासिर को पता लग गया था कि मैं सच जान चुकी हूँ, इसलिए उसने भी खामोशी से सर झुकाकर मुझे ये सच बता दिया था। अब उसे उसकी माँ ने ये सब करने को कहा था। उसने कसम उठाकर कहा था कि उसने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। वो तो बस अपनी माँ की वजह से यहाँ रात गुजार कर चला जाता था, इसलिए मेरी इज्जत महफूज रही थी। इसका मतलब साफ था कि अब्बा को पहले ही फूफो की नीयत पर खोट नजर आता था, इसलिए वो मुझे यहाँ आने नहीं देते थे। मेरे यहाँ आने के बाद अब अब्बा को एक मीटिंग की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा था, लेकिन वो मुझे फोन लाजमी करते थे। आज मेरा यकीन खूनी रिश्तों पर से उठ गया था। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। ऐसी औरत के लिए अपनी जान से प्यारे अब्बा से लड़ती थी, जिद करती थी। वो मुझे मना करते थे। मैं बेवकूफों की तरह जिद बांधती थी और इन्हीं लालची लोगों के पास इनके लालच का निशाना बनने के लिए चली आई थी। अल्लाह ने मेरी इज्जत महफूज रख ली है, वरना एक अकेले मर्द के साथ एक कमरे में मैं कहाँ महफूज रह सकती थी। मुझे अपनी फूफो से सख्त नफरत हो रही थी और वो इस कदर घटिया होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। उनको जरा एहसास ना था। इनकी भी 2 बेटियां हैं, वो खुद एक औरत होकर ये सब कैसे कर सकती थी। उन्होंने अपने चेहरे पर अच्छाई का निकाब डाल रखा था जो कि अब उठ चुका था। मैं हैरानगी से यासिर की बातें सुन रही थी जो सच बता रहा था। मैंने हमेशा अम्मी की बात सुनी है मगर उन पर कभी अमल नहीं किया, इसलिए मैं उनके मजबूर करने पर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सका। माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं चाहता था और ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर शादी हो गई तो अम्मा कामयाब हो जाएगी। तुम शादी कर लो अपने जैसे किसी अमीर और अच्छे लड़के से। वो रुका नहीं था बल्कि कमरे से निकल गया था। उसके जाते ही मुझे बाहर से सरगोशी में बातें करने की आवाज सुनाई दी थी। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। न जाने कितने राज खुलने बाकी थी। मैं खौफसदा हो चुकी थी। रिश्तों का बहुत ही भयानक रूप मेरे सामने आया था। तुम कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? तुम इतने दिन हो गए हैं उसके पास जाते हुए, अभी तक हामला क्यों नहीं हुई? ये आवाज मेरे फूफा की थी जो हर वक्त मुझसे बेटी बेटी कहते थकते नहीं थे। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे बाप जैसा फूफा इस कदर गंदी जहनियत का मालिक था। मेरा सर तो चकरा कर रह गया था। तुम्हारी आसानी के लिए उस लड़की की नाक में बेहोशी की दवा मिलाकर लगाते थे ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, मगर अफसोस है इतनी देर कर रहे हो। मेरे फूफा मुसलसल अपने बेटे को बातें सुनाए जा रहे थे और वो सर झुकाकर खामोशी से सब सुनता रहा था। हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे थे। इस लड़की की सारी जायदाद बाद में तुम्हारे ही काम आएगी ना। पागल इंसान, कुछ करो और जल्दी काम खत्म करो। इतनी जायदाद और फैक्ट्रियों के मालिक है ये लड़की, इसे हाथ से जाने मत देना बेटा। वो मुसलसल बोल रहा था मगर मैं दरवाजे के पास से हटकर बेड पर आकर बैठ गई थी। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर मैंने कुछ सोचकर अपने अब्बा को कॉल की और अगले ही पल अब्बा ने फोन उठा लिया था। अब्बा के फोन उठाते ही मैंने सारी बात एक एक करके अब्बा को सब बता दी थी। आखिर में फूफो के बेटे की वकालत भी कर दी थी और उसने अपनी माँ की लालच दिलाने के बावजूद भी मुझे नुकसान ही पहुंचाया था। और अब्बा मेरी सारी बात सुनते ही गुस्से से मुझ पर बरस पड़े थे। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही थी क्योंकि इस बार मेरी गलती थी। मुझे अपने अब्बा की बात मान लेनी चाहिए थी। कुछ देर में ही अब्बा फूफो के घर पहुंच गए थे। उन्होंने फूफो और फूफा को जी भर के बेइज्जत किया था। मैंने भी अब्बा का पूरा साथ दिया। यासिर अच्छा इंसान था लेकिन अब्बा को अब ये रिश्ता मंजूर ना था। मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन वो ना माने और मेरी शादी कहीं और कर दी। मैं अपने शौहर के साथ दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गई थी। बाद में मुझे पता लगा था कि फूफो ने कितना घाटे का सौदा किया था। मुझे फूफो की सोच पर अफसोस हुआ जा रहा था। जायदाद की लालच में आकर बेटे से भी हाथ धो बैठी थी क्योंकि मेरी शादी के बाद यासिर ये गम बर्दाश्त ना कर सका था और उसने खुदकुशी कर ली थी। उसकी माँ इसके
उसके गम में पागल हो गई थी, जबकि फूफा खुद बिस्तर पर जा लगे थे।